Hello बच्चों, let's see the question. Figure shows an overhead view of the horizontal bar that can pivot about the point indicated. Two horizontal forces act on the bar, but the bar is stationary if the angle between the bar and force F2 is now decreased from the initial 90 degree and the bar is still not turned. Then here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here key concept, and here the key concept is इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं टॉर्क की, इट इज अ रोटेटिंग फोर्स जो हमारे पास यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है। नाउ यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क का मतलब हो गया कि हमारे पास जो नेट टॉर्क लग रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर, उन सबका जो सम है वो 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, एक बार हमें दे रखा है, इसके दो एंड हमें गिवन है, वन इज F1 एंड अनदर वन पे हमारे पास जो फोर्स लग रहा है इट इज F2। यहाँ पे हमको पाइवोट गिवन है। इसके अलोंग अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास लेंथ होगी इसको हम R1 नाम दे सकते हैं, एंड सेकेंड एंड से ये वाली जो लेंथ होगी इट विल बी R2। वी नो दैट जो हमारे पास टॉर्क होता है इट इज R क्रॉस F, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं RF साइन थीटा। यानी हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द फोर्स, अगर हम उन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मिल जाती है। तो टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, एंड जितना हम अप्लाइड फोर्स यहाँ पे ले रहे हैं, साथ में यहाँ पे जो दोनों के बीच एंगल बनता है उसका यहाँ पे टॉर्क पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे पास जो बार है इट इज इन द कंडीशन ऑफ स्टेशनरी, ये हमारे पास रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे इस पाइवोट के अलोंग दो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी R1 क्रॉस F1 इट शुड बी इक्वल टू R2 क्रॉस F2। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इट विल बी RF1 साइन थीटा एंड इट विल बी R2 F2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ दोनों केस में 90 डिग्री होगी। ये हमारे पास R1 हो गया F1, ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टिल हमारे पास जो बार है उसको रेस्ट की कंडीशन में ही हमें रखना है, उसमें कोई भी यहाँ पे नेट टॉर्क नहीं लगना चाहिए। यानी जो दो टॉर्क हमारे पास लग रहे हैं दोनों एंड पे, अगर हम देखें तो दोनों यहाँ पे नेट जो वैल्यू बना रहे हैं वो 0 बना रहे हैं, तो स्टिल हमें वही कंडीशन रखनी है, बार को स्टेशनरी रखना है। लेकिन हमने जो थीटा एंगल है फ्रॉम द सेकेंड एंड जिसको हम F2 फोर्स पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको डिक्रीज कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको टॉर 2 का नाम दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 F2 साइन थीटा 2। यहाँ पे जो थीटा 2 की वैल्यू है इट इज लेस देन 90 डिग्री। नाउ यहाँ पे जो पाइवोट की कंडीशन है ये एक तरीके से फिक्स है, इसको हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। तो अगर मुझे यहाँ पे टॉर्क 2 को टॉर्क फर्स्ट के बराबर बनाना है, उसका तो एंगल सेम है हमारे पास, तो इस केस में अगर थीटा 2 की वैल्यू 90 से कम हो गई तो मेरे पास यहाँ पे जो साइन थीटा 2 है इसकी वैल्यू एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 90 पे होती है। लेस देन 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू जो होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसको स्टिल टॉर्क 2 को टॉर्क फर्स्ट के बराबर करने के लिए या तो मुझे R2 की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा या तो F2 की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसके मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रखने के लिए दूसरे टर्म को हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज होना पड़ता है। तो या तो R2 का टर्म हमारे पास इंक्रीज होगा या तो F2 का टर्म इंक्रीज होगा। तो R2 हमारे पास यहाँ पे फिक्स है, इसमें हम कोई भी चेंज लेके नहीं आ रहे हैं। यानी इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो फोर्स लग रहा है सेकेंड एंड पे, इसको हमें यहाँ पे लार्जर वैल्यू का बनाना पड़ेगा। इसको हमें इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी उससे ज्यादा वैल्यू का करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो बार है वो स्टेशनरी रह पाए। सो वी कैन से हियर द न्यू वैल्यू ऑफ F2 विल बी
मेड बी लार्जर, सो हमारे पास जो बार है वो स्टेशनरी रहेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.